एक छोटे से सोनपुर गांव में कावेरी अपने पिता के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही गरीब थे। एक दिन उस गांव में शहर से एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा आया, जिसका नाम आर्यन था, जो शहर पढ़ने गया था। उसके पिताजी गांव के सबसे रईस थे। वो अपने दोस्त के साथ रास्ते से जा रहा था, तभी कावेरी अपनी सहेली के साथ कुएं से पानी भर रही थी। यार, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। अरे सामने ही तो कुआं है। रुक, मैं तुझे अभी वहां से पानी लाकर देता हूँ। ए रुक रुक, तुझे क्या लगता है मैं इस गंदे से कुएं से पानी पी लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस गंदे कुएं का पानी पीकर तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे इतना गंदा पानी पीने की आदत नहीं। ऐसा पानी तो तुम लोग ही पियो। ये बात सुनकर कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोल पड़ती है, अरे ओ अमीरजादे की औलाद, अगर गांव से इतनी ही नफरत है तो गांव आए ही क्यों? शहर में क्यों नहीं बस गए? और हमारे कुएं का पानी गंदा नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। पहले अपनी सोच साफ करो, उसके बाद इस कुएं का पानी पीने आना। गांव के कुएं का पानी तो नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारे शहर से लाख गुना अच्छा हमारे कुएं का पानी है। गंदा पानी तो तुम्हारे शहर का है। बीमारियां तुम्हारे शहर में होती हैं, हमारे गांव में नहीं। ए लड़की, तू है कौन? जानती भी है किस बात कर रही है? ज्यादा बात करेगी तो मुंह तोड़ दूंगा। अगर दम है तो मुंह तोड़ कर दिखा। तुझे क्या लगा तू शहर से आएगा और गांव वालों पर अपना रुआब दिखाएगा? हम तेरे गुलाम नहीं हैं, जो तू बोलेगा वो सुनते जाएंगे। अपनी अकड़ शहर जाकर दिखाना, हम गांव वालों पर नहीं। भले ही हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन मैं शहर की नाजुक कली नहीं, गांव की लड़की हूँ। अगर मुंह तोड़ने की बात करेगा तो तुझे घर जाने लायक नहीं रखूंगी, समझा? तेरी तो मैं, रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तू अपने आप को समझती क्या है? अरे छोड़ ना आर्यन, तू चल मेरे साथ। आर्यन का दोस्त जबरन उसे वहां से लेकर जाता है। तभी आर्यन उससे पूछता है, तू मुझे वहां से क्यों लेकर आया? अगर तू मुझे नहीं लेकर आता तो आज मैं उसे लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता। तुमने देखा नहीं वो 2 टके की गवार लड़की कैसे जुबान चला रही थी? उसकी तो मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है, और वो मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। छोड़ ना आर्यन, वो लड़की हमारे गांव की सबसे दबंग लड़की है। गांव के तो सारे लड़के उससे डरते हैं, कोई उसके मुंह नहीं लगता। और तू इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लग रहा है? उसकी कोई हैसियत नहीं है जो तू उसके मुंह लगे। एक गरीब कुम्हार की बेटी है। आर्यन को कावेरी पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से घर चला जाता है और सोचता है, आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। उस लड़की ने मेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, मेरा अपमान किया है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। यही सोचकर आर्यन अपने पिता के पास जाकर बोलता है, पिताजी, मुझे दीनदयाल की लड़की कावेरी से शादी करनी है। ये तुम क्या कह रहे हो? दीनदयाल की लड़की कावेरी? तुम किस दीनदयाल की बात कर रहे हो? वो दीनदयाल इसी गांव में रहता है, एक कुम्हार है। मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें करते हो? आर्यन, तुम हमारे बेटे हो। उस दीनदयाल की कोई औकात नहीं है कि वो हमारा समधी बने, और उसकी बेटी बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। ये मुझे किसी भी हालत में मंजूर नहीं। और तुम्हें हो क्या गया है आर्यन? तुम अपने आप को देखो और उस दीनदयाल की बेटी को देखो। उनकी तो हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। जानता हूँ पिताजी, अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आज इस दीनदयाल की बेटी ने मुझसे बहुत गंदी तरीके से बात की है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, और मैं उस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब कब हुआ? और उस दीनदयाल की लड़की ने तुम्हें क्या कहा? हम अभी उस दीनदयाल को यहाँ बुलाते हैं और उसकी खबर लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत? नहीं पिताजी, आप उसे कुछ नहीं कहें। उसने ये सब कुछ मेरे साथ किया है, बदला भी मैं ही लूंगा। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, ये कैसा बदला हुआ? तुम उसकी लड़की से शादी करना चाहते हो। ये तुम बदला ले रहे हो या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पिताजी, मैं उससे शादी तो करूंगा, लेकिन ये शादी नहीं निभाऊंगा। मैं उसे शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दूंगा। फिर उसकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी।
वो जिंदगी भर ये बात कभी नहीं भूल पाएगी कि उसने किसी से पंगा लिया था और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर मरेगी। उसने मेरा 4 लोगों के सामने अपमान किया था, मैं उसका पूरे गांव में अपमान करूंगा। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शादी करके छोड़ दोगे? इसका क्या मतलब है बेटा? गांव के लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा करोगे तो सारे लोग तो तुम्हें ही बोलेंगे, और तो और मेरी बदनामी होगी सो अलग। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप उतना ही कीजिए जितना मैं कह रहा हूँ। आर्यन अपने पिताजी को सारी योजना बताता है। उसके पिताजी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर आर्यन दीनदयाल के घर जाकर बोलता है, नमस्ते बाबूजी, मैं विक्रम सिंह का बेटा आर्यन हूँ। अरे आप आइए ना छोटे बाबू। और आप कुटिया में कैसे? जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी कावेरी बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप कावेरी का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करोगे? छोटे बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ हम? नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। मेरी नज़र में अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं। मैंने जब से कावेरी को देखा है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने ठान लिया है, अगर मेरी शादी कावेरी से नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं कावेरी से बहुत प्यार करता हूँ। बाबूजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मना मत कीजिए। ये मेरे जीने मरने का सवाल है। छोटे बाबू, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? आप मरने की बात मत कीजिए। अगर आपके पिताजी को पता चला तो वो मुझे ही जान से मार देंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस रिश्ते के लिए आपका हाँ कहना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिताजी से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर अभी मैं इसके बारे में बात की तो सीधा मना कर देंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार मेरी शादी कावेरी से हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद अपने पिताजी को मनाऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए और मैं पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए कावेरी को अपना लेंगे। बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गांव में किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो ये बात मेरे पिताजी तक पहुँच जाएगी। मैं कावेरी से मंदिर में शादी कर लूँगा और कावेरी को लेकर शहर चला जाऊँगा। फिर कुछ दिन बाद मैं पिताजी को सारी बातें बता दूँगा और शादी हो जाने के बाद पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें मेरे लिए कावेरी को अपनाना ही होगा। नहीं छोटे बाबू, आप ये क्या बोलते जा रहे हैं? सबसे छुप छुपाकर शादी, मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है बाबूजी, अगर आप हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं दे सकते तो मैं भी कावेरी के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। मैं आज ही आत्महत्या कर लूँगा और फिर मेरे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। फिर मेरे पिताजी को जो जवाब देना होगा आप दे देना। ये सरासर गलत है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आत्महत्या करना पाप है। आप अपने पिताजी के बारे में सोचिए। बाबूजी, मेरे लिए कावेरी से बढ़कर कुछ नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। एक तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। दीनदयाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी वहां पर कावेरी आ जाती है। कावेरी को देख आर्यन बोलता है, अच्छा हुआ कावेरी जो तुम भी आ गई। कावेरी, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। कावेरी, आज तक मुझे किसी ने सही राह नहीं दिखाई। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे ऐसी बात की है। मैं बहुत गलत था कावेरी, मेरी सोच बहुत गलत थी। तुमने मेरी सोच को बदला है। मैं सच्चे मन से तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। और बाबूजी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उस पर विचार जरूर करना। मुझे कल सुबह आपके फैसले का इंतजार रहेगा। आपके पास आज की रात है। अब मैं चलता हूँ। कावेरी उसकी सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। फिर आर्यन वहां से चला जाता है। कावेरी अपने पिताजी से पूछती है तो उसके पिताजी उसे सारी बात बताते हैं। कावेरी भी सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटी? मुझे लगता है सचमुच छोटे बाबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनाना चाहते हैं। बेटी, अगर ऐसा ना हुआ तो भगवान ना करे कुछ अनर्थ हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। ऐसा रिश्ता तो बहुत किस्मत से मिलता है और तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। इससे अच्छी और बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है।
बस कुछ दिनों की बात है, फिर छोटे बाबू अपने पिताजी से कहकर सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है। कावेरी अपने पिताजी की बात मान जाती है। और फिर दूसरे ही दिन मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। और आर्यन कावेरी को लेकर शहर आ जाता है। कावेरी, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। आज तो मेरी मनमुराद पूरी हो गई। मैं इसी दिन के इंतजार में था। कावेरी, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम देखना कावेरी, आज से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तुमने आज से पहले ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी होगी। तुम्हारी जिंदगी की आज से नई शुरुआत है। कावेरी भी आर्यन के बातों के जाल में आ जाती है और फिर उस रात दोनों साथ में बिताते हैं। और अगली सुबह जब कावेरी उठती है तो आर्यन वहां नहीं होता। कावेरी उसे पूरे घर में देखती है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, शायद बाहर गए होंगे, क्या पता दूध लेने गए हों। कावेरी बहुत देर तक इंतजार करती है, परंतु आर्यन अभी तक नहीं लौटा। तभी एक अनजान आदमी आकर कहता है, ए लड़की, निकल मेरे घर से। कौन हो तुम? आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं? मेरे पति कहाँ हैं? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रही है? मैं इस घर का मालिक हूँ। ये घर मैंने 2 महीने के लिए किराए पर दिया था। 2 महीने पूरे हो चुके हैं। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? हम तो कल रात को ही यहाँ आए थे। मेरे पति को आने दीजिए। वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस मेरा घर वापस चाहता हूँ। मैंने 2 महीने के लिए ये घर किराए पर दिया था। आर्यन ने मुझे कल ही कहा कि कल सुबह होते ही उन्हें ये घर खाली मिल जाएगा। और तुम हो कौन? मेरे घर में कर क्या रही हो? आर्यन ही तो मेरे पति हैं। आप ये बताइए कि वो कहाँ हैं? वो मुझे नहीं पता कि आर्यन कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आर्यन ने मुझसे 2 महीने के लिए ये मकान किराए पर लिया था और उसी ने मुझे कहा कि कल सुबह होते ही मुझे ये घर खाली मिल जाएगा। और तुम ये नौटंकी किसी और के सामने करना। तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। भोली भाली बनने का दिखावा मत करो। और मैं आर्यन को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी कोई शादी नहीं हुई है, तो झूठ तो तुम बोलना ही मत। तुम्हें क्या लगा ये नौटंकी करके तुझे मेरे घर में रहने का मौका मिल जाएगा? मैं तुम पर तरस खा लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। चल निकल यहाँ से। वो मकान मालिक कावेरी की एक नहीं सुनता और उसे घर से जाने के लिए कहता है। कावेरी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कावेरी पूरी तरह से टूट जाती है और शहर से निकल जाती है। रास्ते में एक जगह बैठकर सोचती है। इसका मतलब आर्यन ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसने जानबूझकर ये सब किया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कावेरी किसी तरह अपने घर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर उसके पिताजी भी सर पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं और फिर हिम्मत बांधते हुए कावेरी से कहते हैं, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं अभी तेरे ससुर के पास जाता हूँ। मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ। मैं भी देखता हूँ वो मेरी बेटी को कैसे नहीं अपनाते। यही सोचकर दीनदयाल विक्रम सिंह के यहाँ जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। ऐ दीनदयाल, मुंह संभाल कर बात कर। तूने अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम लेने की जुर्रत भी कैसे की? मेरा बेटा और तेरी बेटी से शादी करेगा? अपनी औकात में रह। ज्यादा बोला तो तेरी जबान यहीं खींच लूंगा। और तेरे पास क्या सबूत है कि मेरे बेटे ने तेरी बेटी से शादी की है? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। छोटे बाबू खुद मेरे पास आए थे। वो आपको सब बताने ही वाले थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि छोटे बाबू इस वक्त कहाँ है।
आप उन्हें बुलाइए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा बेटा और तेरे पास आएगा? तेरी इतनी औकात है? अपनी औकात से बाहर जाकर सपने मत देख दीनदयाल। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे पास तेरी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं हैं, इसलिए तू ये चाल चल रहा है ताकि तेरी बेटी को मेरे बेटे के गले में बांध सके। लेकिन दीनदयाल, मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। और मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है और मैं तेरे कहने पर उसे पढ़ाई छोड़कर यहाँ बुला लूँ? बिल्कुल भी नहीं। निकल जा यहाँ से, और आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखा तो तेरी दोनों टांगे तुड़वा दूंगा। विक्रम सिंह दीनदयाल की एक नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहकर वहां से निकाल देता है। दीनदयाल बहुत चिंता में पड़ जाता है और इसी चिंता के कारण उसे दिल का दौरा आ जाता है और दीनदयाल की मृत्यु हो जाती है। कावेरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कावेरी को गांव की एक दाई माँ से पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। बेटी, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ लोग तुझे जीने नहीं देंगे, कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी, वो विक्रम सिंह का बेटा एक नंबर का आवारा है। लेकिन बेटा, वो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके सामने तू नहीं टिक पाएगी। वो इस औलाद को कभी नहीं अपनाएंगे। और हमारे गांव में किसी को पता चला कि तू माँ बनने वाली है तो लोग न जाने तुझे क्या क्या कहेंगे, बिन ब्याह की माँ बुलाएंगे। और तू अच्छे से जानती है बेटा, ऐसी औरत को लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या क्या गालियाँ देते हैं। तू यहाँ नहीं जी पाएगी, तू ये गांव छोड़कर कहीं और चली जा। कावेरी दाई माँ की बात मान लेती है और किसी और गांव में जाकर रहने लगती है और किसी तरह लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती है। सालों बीत जाते हैं। कावेरी का लड़का अभिमन्यु अब बड़ा हो चुका है। अभिमन्यु स्वभाव का बहुत निडर होता है और बेहद अक्लमंद भी होता है। एक दिन कावेरी के पास एक औरत आकर बोलती है, एक कावेरी, अपने अभिमन्यु को समझा के रख। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? आने दो उसे, मैं समझाती हूँ, वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तेरे बेटे का ये पहली बार नहीं है, सारा गांव उससे परेशान है। वो अपने आप को समझता क्या है, जब देखो तब दबंगिरी दिखाता रहता है। ठीक से रहना है तो रहो, नहीं तो दोनों के दोनों निकलो इस गांव से। पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, इतने सालों से हमारे गांव में रहने दे रहे हैं, यही एहसान मानो। और पता नहीं ये अभिमन्यु किसकी औलाद है, किसका बेटा पाल रही है, ना बाप का पता है ना परिवार का। देख कावेरी, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, आइंदा मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो औरत गुस्से से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु घर आता है तो कावेरी उस पर गुस्सा करती है। माँ, उसका बेटा मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था। तुझे पता है ना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। माँ, आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पिताजी कौन है? तुझे पता है, इसी वजह से लोग मुझे ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। मेरे पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। सारे लड़के मुझे बिन बाप की औलाद कहकर पुकारते हैं। मुझे कहते हैं कि मेरा बाप कौन है ये मुझे ही नहीं पता। और तुझे पता है माँ, मैं तुझे बता भी नहीं सकता। मुझे ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं। अब तू ही बता, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। मैं मारूं नहीं तो और क्या करूं? और इस बात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तू है। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा तो हर बार मेरी बात टाल देती है। आज तो तुझे बताना ही होगा माँ। मुझे बता, मेरे पिताजी कौन है, वरना मैं ऐसे ही लोगों को पीटता रहूँगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है बेटा, आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे पिता कौन है और तू किसकी औलाद है। शायद अब समय आ ही गया है।
कावेरी अभिमन्यु को सारी बातें बताती है। अभिमन्यु को ये बातें सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। माँ, तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। तूने इतने सालों तक मुझसे ये बात छुपाई और अकेले ही सब बर्दाश्त करती रही। मैं तुझे वादा करता हूँ माँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब तू अकेली नहीं है माँ, तेरा अभिमन्यु तेरे साथ है, जो हजारों पर भी अकेला ही भारी है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। बेटा, मुझसे एक वादा और कर। जब तू उस आदमी के सामने जाएगा तब उसे 10 जूते मेरी ओर से जरूर मारना और उसका मुंह काला करना। उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, मैं उस आदमी को 10 जूते तुम्हारे और 10 जूते मेरे नाम के मारूंगा और उसका मुंह काला भी करूंगा। दूसरे दिन अभिमन्यु आर्यन का पता लगा लेता है। आर्यन के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सारा कारोबार और व्यापार आर्यन ही देखता है। आर्यन उस सोनपुर गांव में अब सबसे अमीर व्यक्ति होता है। अभिमन्यु उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा के पास जाकर कहता है, नमस्ते अम्मा, मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत तेज बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में हमारा पूरा गांव चला गया, मेरा पूरा परिवार चला गया। अम्मा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। गांव-गांव भटक कर थक गया हूँ। कहीं मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं बहुत मुसीबत में हूँ अम्मा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी कुछ मदद कर दो ना अम्मा। उस बूढ़ी अम्मा को अभिमन्यु पर तरस आ जाता है और वो उसे खाने के लिए देती है। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। और बेटा, यहाँ तुझे काम भी मिल जाएगा, तो कल ही इस गांव के जमींदार के पास जाकर उनसे काम मांगना। उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग काम करते हैं और वो बहुत रईस है बेटा। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। बहुत से ज़मीन जायदाद है और उनका जो मालिक है वो भी इकलौता है। उसका नाम आर्यन है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो पाएगी। उसके पिताजी ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती, कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता और उसकी शादी टल जाती। और पिछली बार जब आर्यन ने शादी करने की कोशिश की, तब उसके पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। तब से आर्यन ने भी शादी नहीं की। ये सारी बातें अभिमन्यु बहुत गौर से सुन रहा होता है। आर्यन का नाम सुनते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये तो कुछ भी नहीं अम्मा, उसके बुरे दिनों की शुरुआत तो आज से होने वाली है। कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे साथ है। यही वजह है कि उसकी शादी नहीं हो पाई। उसे भी ऊपर वाले ने जिंदगी भर शादीशुदा होकर भी अकेला ही तड़पने को छोड़ा। लेकिन उसके लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं। उसे तो सज़ा मैं दूंगा। दूसरे दिन अभिमन्यु आर्यन के आदमी के पास काम मांगने जाता है, तो उसे काम भी मिल जाता है। और दूसरे दिन सुबह आर्यन के घर के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं। ये देख आर्यन अपने एक नौकर से पूछता है, ये हमारे घर के बाहर गांव वालों की इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? वो मालिक, घर के बाहर किसी ने कुछ लिख रखा है, जिसे पढ़कर सारे लोग आपस में बात करने लगे हैं। हमारे घर के बाहर लिखने की किसकी हिम्मत हुई? और क्या लिखा है? आप खुद ही चलकर पढ़ लीजिए। आर्यन जाकर देखता है तो वहां लिखा होता है, मूर्ख सेठ पर बुद्धिमान धुरंधर का जादू, जल्द ही मेरे पैरों पर गिरेगा तू। ये पढ़कर आर्यन के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बारे में ऐसा लिखे? ये धुरंधर कौन है? जल्दी इसका पता लगाओ। इसके दोनों हाथ न काट दिए तो मेरा भी नाम आर्यन नहीं। जी मालिक, हम इस बात का पता लगाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। आर्यन के आदमी धुरंधर को इधर उधर ढूंढते हैं, परंतु उनको धुरंधर नहीं मिलता।
फिर वो हार मानकर थोड़ी देर बाद आर्यन के पास आकर बोलते हैं, मालिक, हमने धुरंधर के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस नाम का तो कोई आदमी है नहीं, पता नहीं कौन है। तुम सब के सब निकम्मे हो, नाकारे हो। मुझे किसी भी हालत में वो धुरंधर अपने कदमों में चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे अपने कदमों में लाना चाहता है। अगर तुम लोगों ने उसका पता ना लगाया तो तुम लोगों की खैर नहीं। माफ करना मालिक, हम फिर से कोशिश करेंगे। दूसरे दिन आर्यन के घर के बाहर फिर से कुछ लिखा होता है। तूने जो बोया था दर्द का हर एक बीज, आज वही फसल तुझे रोने पर मजबूर करेगी। बदला मेरा शोर नहीं करेगा, बस तेरी दुनिया चुपचाप उजाड़ देगी। ये देख आर्यन गुस्से से लाल हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सोचता है, ये कर कौन सकता है? गांव में किसी की इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे पंगा ले। पूरा गांव मुझसे डरता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस धुरंधर का पता तो लगा कर रहूंगा। ये मेरी दुनिया उजाड़ने आया है। अगर मैंने इसकी दुनिया ना उजाड़ दी तो मेरा भी नाम आर्यन नहीं। एक बार मिल जाने दोबारा कुछ लिखने लायक नहीं बचेगा। आर्यन के आदमी धुरंधर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। उन्हें धुरंधर का कोई पता नहीं चलता। आर्यन भी बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो गांव में ऐलान करता है कि जो कोई भी धुरंधर का पता बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस इनाम के चलते एक मंगल नाम का आदमी आर्यन के पास जाकर बोलता है, मालिक, मैं धुरंधर का पता लगाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए मालिक, मुझ पर यकीन कीजिए। ठीक है, अगर तुमने उस धुरंधर का पता लगा लिया और उसे हमारे सामने पेश कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 500 सोने के सिक्के दूंगा। मंगल बहुत खुश हो जाता है और धुरंधर का पता लगने लगता है। इधर अभिमन्यु अम्मा से कहता है, अम्मा, ये धुरंधर कौन है और क्या बात है? गांव के लोग कुछ यही नाम लेकर बात कर रहे थे। पता नहीं बेटा, लेकिन धुरंधर की वजह से आर्यन बहुत परेशान है और हमारे ही गांव का जो मंगल है ना, उसने धुरंधर को पकड़ने का बेड़ा उठाया है। सुना है उसे पूरे 500 सोने के सिक्के मिलने वाले। अच्छा, ये बात। अभिमन्यु एक योजना बनाता है और मंगल के पास मुंह पर कपड़ा लपेटकर जाकर कहता है, सुनो मंगल भैया, मेरे पास धुरंधर के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप मुझे उन सिक्कों में से थोड़े सिक्के दे दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो और चेहरे पर ये कपड़ा क्यों लपेट कर रखा है? ये कपड़ा निकालो। और तुम धुरंधर के बारे में क्या जानते हो? नहीं मंगल भैया, मैं ये कपड़ा नहीं हटा सकता, क्योंकि धुरंधर कहीं भी हो सकता है। उसने पहचान लिया तो इसीलिए मैंने ये कपड़ा लगाया है, ताकि धुरंधर मुझे ना पहचाने कि मैं इसी गांव का हूँ। दरअसल मैं भी उस धुरंधर को ढूंढने ही निकला था, लेकिन मुझे पता चला कि आप छोटे मालिक के पास गए थे और मालिक ने आपको 500 सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ सोने के सिक्के देने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, क्या बताने वाले थे? तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? दरअसल वो धुरंधर एक बहुत बड़े गिरोह का आदमी है और उस गिरोह की ये पहचान है कि वो सारे लोग गंजे हैं, उनके सिर पर बाल ही नहीं है। ये धुरंधर की बहुत बड़ी पहचान है। उसकी आंखों में धूल झोंकने का ये बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम अपने सिर के बाल मुंडवा लो और गंजे बन जाओ, और इस गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ एक तालाब है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ तो धुरंधर तुम्हें मिल सकता है। धुरंधर तुम्हें देख यही सोचेगा कि तुम उसके ही गिरोह के आदमी हो और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और सारे लोग रात में वहीं मिलते हैं। मैंने सुना है वो रात में ठीक 11 बजे वहाँ मिलते हैं। तुम सच कह रहे हो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हें ज़रूर सोने के सिक्के दूंगा, बस एक बार वो धुरंधर मेरे हाथ आ जाए। मैं जाने से पहले अपने सर के बाल मुंडवा लेता हूँ। और फिर अभिमन्यु साड़ी पहनकर एक औरत के भेष में मंगल की पत्नी के पास जाकर बोलता है, अरे ओ बहन, तुमने सुना है हमारे सोनपुर गांव में कुछ चोर घुस आए हैं? क्या बात कर रही हो बहन? क्या सच में? हाँ हाँ बहन,
मैं सच कह रही हूँ, रात में ज़रा संभल कर रहना। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है उन चोरों की पहचान है कि वो सारे चोर गंजे हैं। अगर रात में तुम्हें ऐसा कोई गंजा आदमी दिखे तो तैयार रहना, पहचान जाना कि वही चोर है। उसे इतना मारना कि अपने पैरों पर चलने के लायक न रहे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। आज रात को तो मेरे पति भी घर पर नहीं है, वो धुरंधर को पकड़ने जो जा रहे हैं। मैंने उन्हें कितना कहा कि धुरंधर को पकड़ना आपके बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरी कहाँ सुनते हैं। उन्हें 500 सोने के सिक्के जो दिखाई दे रहे थे। अब रात के समय तो मैं और मेरी सास अकेली ही हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हम रात में सतर्क रहेंगे। और फिर मंगल बाल मुंडवाकर रात में जंगल की ओर चला जाता है। मंगल वहाँ 2 से 3 घंटे तक इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर मंगल परेशान होकर वहाँ से निकल आता है और अपने घर चला जाता है। मंगल की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और चिल्लाती है, अम्मा जल्दी से लाठी लेकर आओ, चोर चोर मारो इसे। और गंजा आदमी देख उसे चोर समझकर लाठी से पीटने लगती है। मंगल की माँ भी उसे बहुत पीटती है। फिर जाकर उन्हें समझ आता है कि वो मंगल है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। आपने सर के बाल क्यों मुंडवा लिए? हमें लगा कोई चोर है। फिर मंगल उसकी पत्नी को सारी बात बताता है, तो उसकी पत्नी भी उसे औरत की बात बताती है। फिर मंगल कहता है, इसका मतलब वो कोई और नहीं, धुरंधर ही था। ये मैंने क्या कर दिया? धुरंधर मेरे कितने पास होकर मैं उसे पहचान नहीं पाया। और दूसरे दिन मंगल जाकर आर्यन को सारी बात बताता है। माफ करना मालिक, लेकिन इस धुरंधर को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैंने एक बार कोशिश करके देख ली, उसका नतीजा ये निकल कर आया, उसने मेरी ही पिटाई करवा दी। अगली बार पकड़ने जाऊंगा तो पता नहीं कहीं मुझे जान से ही हाथ धोना ना पड़ जाए। मुझसे नहीं हो पाएगा मालिक, माफ करना, मैं जा रहा हूँ। आर्यन ये बातें सुन बहुत परेशान हो जाता है और गांव में पूरे 1000 सोने के सिक्के का इनाम रखता है। 1000 सोने के सिक्के सुन आर्यन का सबसे करीबी और होशियार आदमी आर्यन से कहता है, सेठ जी नहीं, इस बार मैं धुरंधर का पता लगाने जाऊंगा। आपसे विनती है कि मुझे एक मौका दीजिए। वो धुरंधर अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, मैंने भी उसकी सारी होशियारी धरी की धरी ना रहने दी, तो मेरा भी नाम चतुर सिंह नहीं। ठीक है चतुर सिंह, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। हमारे पूरे गांव में सबसे ज़्यादा होशियार तो तुम ही हो, इसीलिए तो तुम हमारे सबसे करीब हो और सबसे भरोसेमंद आदमी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उस धुरंधर का पता लगाकर ही रहोगे। ये सारी बातें महल में काम करते हुए अभिमन्यु को किसी और से पता चल जाती है। फिर चतुर सिंह रात में धुरंधर का पता लगाने निकल पड़ता है, तो देखता है कि एक आदमी जंगल के बीच खाना बना रहा है। वो आदमी और कोई नहीं, अभिमन्यु ही होता है। चतुर सिंह उसे पहचान नहीं पाता। तुम कौन हो और आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आज धुरंधर यहाँ आने वाला है और उसने मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। धुरंधर के साथ पूरे 50 लोग आने वाले हैं, उन सब के लिए खाना बनाना है। क्या सच में धुरंधर यहाँ खाना खाने आने वाला है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं उसी के लिए तो खाना बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आधी रात को यहाँ खाना बनाने क्यों बैठूंगा? बहुत खाना बनाना है, सब बाकी है। अगर खाना नहीं बना तो वो यहाँ नहीं आएगा। चतुर सिंह मन ही मन सोचता है, ये धुरंधर का आदमी नहीं है। अगर मैं इसे पकड़कर मालिक के पास ले जाऊंगा तो शायद मुझे इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धुरंधर नहीं है। मालिक को तो धुरंधर ही चाहिए। इसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। एक काम करता हूँ, इसे लालच दे देता हूँ और उसकी जगह पर मैं बैठ जाता हूँ। फिर जैसे ही धुरंधर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें पूरे 200 सोने के सिक्के दूंगा, बदले में तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी जगह मैं खाना बना दूंगा। क्या बात कर रहे हो? 200 सोने के सिक्के? इतने सोने के सिक्के तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। क्या तुम सच में मुझे 200 सोने के सिक्के दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा। आज रात तुम यहाँ दोबारा लौटकर मत आना। अभिमन्यु मान जाता है और वहां से चला जाता है।
चतुर सिंह खाना बनाने लगता है। खाना बनाते बनाते बहुत थक जाता है। मैंने तो कभी जिंदगी में एक आदमी का भी खाना नहीं बनाया और यहाँ 50 लोगों का खाना बनाने का काम लग गया। पता नहीं ये धुरंधर कब आएगा। चतुर सिंह पूरी रात खाना बनाता है और बहुत थक जाता है और वहीं सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है गांव के लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो वो हड़बड़ा कर उठता है। उसे बहुत शर्म सी महसूस होती है और वो वहां से निकलकर तुरंत से आर्यन के पास जाकर बोलता है, माफ कीजिए मालिक, मैं उस धुरंधर को नहीं पकड़ पाया। उस धुरंधर ने ऐसी चाल चली कि मैं उसकी बातों में आ गया। उसने मुझसे रात भर खाना बनवाया। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन ये धुरंधर मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये सारी बातें सुनकर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत चिंता में भी पड़ जाता है। फिर आर्यन पूरे 5000 सोने के सिक्के का इनाम रखता है। उस गांव में धुरंधर को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये बात सुनकर दूसरे गांव का एक आदमी धनीराम, जो खुद बहुत बड़ा ठग और चोर होता है, वो आर्यन के पास आकर बोलता है, नमस्ते मालिक, मैं आपके पड़ोसी गांव से आया हूं। मैंने आपके 5000 सोने के सिक्के के इनाम के बारे में सुना। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उस धुरंधर को पकड़ कर दिखाऊंगा। मैंने हमारे गांव में बहुत से चोर पकड़े हैं। ये धुरंधर क्या चीज है? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुम धुरंधर को पकड़ ही लोगे। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। फिर वो आदमी घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं और घर में जितने भी पैसे हैं सब लेकर आओ और एक कपड़े में बांधकर मुझे दे दो। मैं ये सारे सिक्के और जेवर लेकर चुनौती दूंगा कि अगर उसमें दम है तो ये सारे सिक्के और जेवर मेरे मुंह से चुरा कर दिखाए। ये बात सुनकर वो और बौखला जाएगा और चुनौती सुनकर वो ये सिक्के और जेवर चुराने जरूर आएगा। तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अगर सचमुच हमारे सारे पैसे और गहने चुरा लिए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, वो धुरंधर चाहे जितना भी बड़ा ठग क्यों ना हो, मुझसे बड़ा ठग हो ही नहीं सकता। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। मैंने न जाने कितने गांवों में कितने लोगों के घर चोरी की है, लेकिन मजाल हो आज तक कभी कोई मुझे पहचान पाया हो। आज तक उस धुरंधर का मेरे जैसे चोर से पाला नहीं पड़ा है। उसे तो सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ और वो 5000 सोने के सिक्के मुझे ही मिलेंगे। धनीराम पूरे सोनपुर गांव में ऐलान करवा देता है कि धुरंधर जहां कहीं भी हो उसे ये चुनौती दी जाती है। दोनों गांव में ये बात फैल जाती है। उस रात धनीराम सारे पैसे और गहने लेकर घर से जाने ही वाला होता है। तभी उसके घर पर एक औरत आकर बोलती है, धनीराम जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आप कौन हैं बहन जी, और इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पीछे धुरंधर के लोग लगे हुए हैं, वो आते ही होंगे। मैं उनसे जान बचाकर ही भाग रही थी। दरअसल मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। वो आज रात आपके घर चोरी करने आने वाले हैं और कुछ तो योजना बना रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा, वो मेरे पीछे मेरी जान लेने के लिए पड़ गए। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम इस वक्त कहीं मत जाओ। तुम आज रात मेरे घर पर ही रुको। मैं भी इसी इंतजार में हूं कि कब वो धुरंधर मेरे घर पर आए। मैं तो यही चाहता हूं कि वो यहाँ आए और तुम्हारे पीछे पीछे उसके लोग भी यहाँ तक आते ही होंगे। तुम यहीं रुको। फिर वो औरत वहीं रुक जाती है। धनीराम रात भर जागकर धुरंधर का इंतजार करता है, लेकिन धुरंधर नहीं आता। फिर धनीराम बैठे बैठे ही सो जाता है। उसे नींद लग जाती है और सुबह जल्दी उठकर वो औरत वहां से चली जाती है। जब धनीराम और उसकी पत्नी उठकर देखते हैं, तब वो औरत वहां नहीं होती। और तो और सारे सोने के जेवरात और पैसे गायब होते हैं। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब हम उस धुरंधर की चाल में फंस गए। कल जो औरत आई थी वो भी धुरंधर की एक चाल थी। हम तो बर्बाद हो गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। इनाम के सिक्के तो भूल ही जाओ। हमारे पास जो कुछ भी था वो भी चला गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था,
अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहे थे, बहुत बड़ा चोर समझ रहे थे। वो धुरंधर तो आपसे भी 2 कदम आगे निकला। आप भुगतो। दूसरे दिन जाकर धनीराम आर्यन को सारी बात बताता है। आर्यन ये बात सुन बहुत चिढ़ जाता है और परेशान हो जाता है। बस अब बहुत हो चुका। इस बार मैं खुद धुरंधर को पकड़ने जाऊंगा। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं। सारे गांव में इस बात का ऐलान कर दो। अगर उस धुरंधर ने अपनी माँ का दूध पिया है और वो एक मर्द है तो मेरे सामने आकर दिखाए। आज रात सिर्फ हम अकेले उसे मिलेंगे और कोई नहीं। फिर रात होने के बाद आर्यन अकेले ही बाहर पहरा दे रहा होता है और धुरंधर के इंतजार में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर अभिमन्यु आता है। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध देता है और उसके मुंह पर काला रंग मल देता है और जूते से उसके मुंह पर 10 जूते मारते हुए बोलता है, ये 10 जूते मेरे माँ के। प्रहार करता है। अब ये 10 जूते मेरे नाम के। अब तुझे समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ और क्या कर सकता हूँ। और वहां से चला जाता है। जब सुबह सारे लोग आर्यन को इस हालत में देखते हैं तो चौंक जाते हैं। लोगों में बातें होने लगती हैं। आर्यन भी बहुत शर्मसार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है, आखिर वो लड़का कौन था? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा और मैंने उसका और उसकी माँ का क्या बिगाड़ा है? आखिर वो कौन है और इस लड़के ने मेरे नाक में दम करके रखा है? मैं इस लड़के से कभी नहीं जीत पाऊंगा। मैं आज गांव में ऐलान करता हूँ और उस लड़के को सामने आने के लिए कहता हूँ। आर्यन पूरे गांव में ऐलान करता है कि वो हार मानता है और धुरंधर ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए उसे माफ करता है और उसे सामने बुलाना चाहता है। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है। अभिमन्यु को भी ये बात पता चल जाती है। अभिमन्यु ये बात सुन आर्यन के घर जाता है। अभिमन्यु को देख आर्यन बोलता है, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसका आपको कब से बेसब्री से इंतजार है। मैं ही धुरंधर हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गया। तो ये सब कुछ तुम कर रहे थे? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा बिगड़ा क्या है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अभिमन्यु उसे उसकी माँ से जुड़ी सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर आर्यन को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वे अपने किए पर बहुत पछताता है। मुझे माफ कर दो बेटे। मैंने सचमुच तुम्हारे माँ के साथ बहुत बुरा किया। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तब बहुत देर हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका कभी पता नहीं लगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मुझे तुम्हारी माँ के पास लेकर चलो। मैं उससे भी उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। फिर अभिमन्यु आर्यन को अपनी माँ कावेरी के पास लेकर जाता है तो आर्यन कावेरी को देख बहुत खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। कावेरी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हमारे घर में है। तुम और अभिमन्यु हमारे घर चलो। हम तीनों साथ रहेंगे। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार को घर ले जाने आया हूँ। कावेरी, मेरे साथ चलो। और फिर अभिमन्यु और कावेरी आर्यन के साथ चले जाते हैं और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।